हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टील के अंदर क्या है हमारा, कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड। ये बेसिकली देखो क्वेश्चन जो है हमारा, ये 18th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इसेंट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, वेल्डिंग के क्वेश्चन सब हमारे इसेंट्रिसिटी पे किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड दैट द ब्रैकेट शोन इन द फिगर कैन कैरी if the size of the weld on the flange is 8 mm and that on the web is 5 mm. The allowable shear stress is 102.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बेसिकली हमें ये एक अरेंजमेंट दी हुई है, कनेक्शन दिया हुआ है, वेल्डेड कनेक्शन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो एक मेंबर यहाँ पे कनेक्टेड है दूसरे मेंबर से, ये आपकी वेल्डिंग की गई है। ठीक है, तो वेल्डिंग का जो आपको यहाँ पे साइज दिया हुआ है बेसिकली, हाँ, द साइज ऑफ द वेल्ड, तो एक तो फ्लेंज पे दिया हुआ है 8 mm का साइज और एक दिया हुआ है वेब के ऊपर 5 mm का साइज। कुछ नहीं है, जस्ट कि यहाँ पे ये जो फ्लेंज पोर्शन आपका है, ठीक है, फ्लेंज पोर्शन, इसका जो फ्लेंज पोर्शन है बेसिकली यहाँ पे, और इधर का जो वेब पोर्शन है, इन दोनों का साइज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से होगी ना कुछ, तो ये और ये सिर्फ ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इधर वाला और इधर वाला साइज दिया हुआ है। तो बेसिकली जब हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या फिर मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम मिनिमम को लेके ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, कि भाई अगर मिनिमम साइज के लिए स्ट्रेंथ इतनी आ रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो साइज लूंगा उसमें मुझे ज्यादा ही मिलेगी। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ तो मिनिमम से ही कैरेक्टराइज होगी, मिनिमम से ही बता पाऊंगा मैं। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड से ही मैं इसकी स्ट्रेंथ बता पाऊंगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो ज्यादा लोड ले सकता है, बट इसके हिसाब से 5 mm के साइज के हिसाब से कम पे फेल कर जाएगा, तो 5 mm के हिसाब से बताएंगे। तो अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अलाउेबल शियर स्ट्रेस दी हुई है, मैक्सिमम लोड पूछा हुआ है कि ये जो डब्ल्यू लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, ये मैक्सिमम मैं कितना लगा सकता हूं। सिंपल जैसे नॉर्मल रिवेटेड या फिर बोल्टेड कनेक्शंस में हम करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, बिल्कुल कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। तो प्रोसेस क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन चीजें हैं। तो बेसिकली जो जो गिवन पैरामीटर्स हैं हमारे, वो क्या क्या दिए हुए भाई हमें, साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड दिया हुआ है एक तो 8 mm का, और दूसरा दिया हुआ है हमें साइज ऑफ वेल्ड 5 mm। ठीक है, दो साइज दिए हुए हैं, इसको भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड तो दो दे रखे हैं, ये हमें फ्लेंज पे दे रखा है शायद, हाँ, और ये हमें वेब पे दे रखा है। उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइज से मतलब है। तो इनमें से मिनिमम लेंगे हम यहाँ पे। अलाउेबल शियर स्ट्रेस हमें दे रखी है, मतलब एफएस की वैल्यू हमें दे रखी है 102.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा और क्या दे रखा है हमें, लेंथ दे रखी है और सारी चीजें दे रखी है। सेंट्रिसिटी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, इसेंट्रिसिटी है हमारी 24 सेंटीमीटर। लेंथ है 25 सेंटीमीटर इधर और 25 सेंटीमीटर उधर, तो वो जब यूज होगी तो उसको लिखेंगे हम। तो अब देखो यार, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको जब इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, या मतलब इसका बेसिकली लोड निकालना है कि कितना मैक्सिमम लोड ये ले सकता है, स्ट्रेंथ ही एक तरह से वो। तो इसका मैक्सिमम लोड निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये इन प्लेन इसेंट्रिसिटी है या फिर आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हमारा वेल्डिंग का प्लेन जो है वो ये प्लेन है, इस प्लेन में हमारी वेल्डिंग हुई है। मतलब ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे इसको आप ऐसे देखिए कि ये आपकी ये मेंबर है बेसिकली। ठीक है, ये कोई भी आपका कॉलम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसके साथ में ये इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी प्लेट जो है इस तरह से कनेक्टेड है, तो इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये आपकी वेल्डिंग जो है यहां पे हो रखी है और इधर हो रखी है भाई। तो दो साइड आपकी वेल्डिंग हुई हुई है, यहां पे और इसके जस्ट बैक साइड में। तो ये आपका यहां पे ये प्लेन किसका है, वेल्डिंग का। ठीक है, और लोडिंग आपकी कहां हो रही है, इस प्लेन में हो रही है। ठीक है, मतलब इस प्लेन में, इसके साथ में ये ऐसे, ये इस प्लेन में हो रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ये आपका लोडिंग प्लेन हो गया ये बेसिकली, और ये प्लेन आपका वेल्डिंग प्लेन हो गया। तो बेसिकली आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी हो गई है आपकी। ठीक है,
और आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी का आपको पता भी है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके अंदर कैसा बेसिकली इफेक्ट हमें नजर आता है, बेंडिंग मोमेंट नजर आएगा हमें, ठीक है। ये इसको इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा वेल्डिंग को, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम थ्योरी के उसमें देखेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है हमारे लिए। तो ये कैसा हो गया, सिंस इट इज अ आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी केस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी। तो आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी हो गई, तो अब बेंडिंग मोमेंट आएगा। इसके अंदर F1, F2, F रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम ये पूरा प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। F1 मतलब हमारी जो स्ट्रेस आएगी, ठीक है, फोर्स F1, इसके अंदर स्ट्रेसेस आती हैं यार, ठीक है। वेल्डिंग के अंदर हम वहां पे तो फोर्सेस लिख रहे थे ना रिवेट्स में, ठीक है। तो F1 कैपिटल F2, यहाँ पे स्ट्रेस की टर्म्स में बात होगी, क्योंकि वहां पे हमारा क्या हो रहा था, नंबर ऑफ रिवेट्स ले रहे थे फोर्स को, जितना भी उसके ऊपर लग रहा था। यहाँ पे नंबर ऑफ वेल्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा, एरिया होगा। तो लोड डिवाइड बाय एरिया आएगा, तो स्ट्रेस की टर्म्स में ही यहाँ पे सारी बातें चलेंगी। तो F1 क्या होगा यहाँ पे, P डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो आती है एक हमारी, ठीक है, डायरेक्ट इस लोड की वजह से जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। और F2 क्या होगी हमारी यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आएगा यहाँ पे। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगी, बेंडिंग फॉर्मूला या फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से लिखते हैं हम, M/I इंटू वाई। ये चीज क्लियर सबको। तो F1 और F2 में पता चल गया। F रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, सेम वेक्टर सम हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर +2 F1 F2 कोस थीटा नहीं लिखा जाता भाई, ठीक है। तो कोस 0 यहाँ पे बेसिकली दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, या उसको हम बाद में देखेंगे, या कैसे हमने किया, 0 किया, वो जनरली हमारा एंगल की वजह से लास्ट वाली जो टर्म आती है +2 F1 F2 कोस थीटा, वो हमारी 0 हो जाती है। अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा ये हो गया। हमें बेसिकली इस फॉर्मूले की जरूरत है भाई, मुझे ये निकालनी है रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट किससे कम या किसके बराबर हो सकती है मैक्सिमम, Fr शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fs। ये हमारा क्राइटेरिया होता है कि ये हमारी Fr जो है वो Fs से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। इसके अगर ज्यादा हो गई तो वो शियर स्ट्रेंथ जो उसकी थी वो ही इससे कम थी, तो इससे ज्यादा लोड ले नहीं पाएगा, फेल कर जाएगा। यहां से ही हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम लोड कितना ले सकती है। इसको हम यहाँ पे F1 और F2 की टर्म्स में F1 और F2 की वैल्यू लिखेंगे, P की जगह यहाँ पे W आ जाएगा हमारा, सारा का सारा W की टर्म्स में आएगा। यहाँ पे पूरा रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे और उसको किससे इक्वेट कर देंगे, Fs के साथ में, जो कि हमें वैल्यू दी भी हुई है 102.5। बिल्कुल रिवेट और बोल्ट की तरह ही करना है, कोई भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आया है, इसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो भैया अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है F1 की। तो F1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो F1 क्या होगा, P डिवाइड बाय A। P का मतलब क्या है, जो भी लोड होगा, यहां पे W से डिनोट किया गया है, तो W डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होगा यहां पे, अब ये और इसके जस्ट बैक साइड वाला, ये दो जगह वेल्डिंग हो रखी है, तो इन दोनों का एरिया होगा। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर हम इसको अलग से शो करते हैं। जो वेल्डिंग पोर्शन होगा इसको हम इस तरह से यहां पे शो करते हैं। ये क्या है, इसकी थ्रोट थिकनेस, और ये क्या है, इसकी लेंथ। क्लियर। L हो गई 25 सेंटीमीटर, जो भी है आपकी। और ऐसी ही जस्ट इसका रेप्लिका कह सकते हो, मिरर इमेज इसकी जस्ट पीछे है बैक साइड में, तो वो इंटू 2 हो जाएगी हमारी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पे देखो, अब ये तो W एज इट इज आ जाएगा, यही कैलकुलेट करना है हमें। अपॉन एरिया क्या होगा, T थ्रोट थिकनेस इंटू, इसको टी से बार बार ना करके हम सिंपल T से कर देते हैं डिनोट यार, क्योंकि बार बार काफी चलेगा, हमारा आ गई है। तो इसको T क्या है, हमारी थ्रोट थिकनेस है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, इसका एरिया क्या हो गया, T इंटू L।
अब इसके जैसी ही एक वेल्डिंग हमने बैक साइड में भी की हुई है, तो क्या हो गया, इंटू 2। तो ये हमारा एरिया आ गया यहां पे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा, W/2 इंटू, अब टी थ्रोट थिकनेस क्या होती है, K इंटू एस होती है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, W करना है कैलकुलेट, तो थ्रोट थिकनेस हमारी क्या होगी, K इंटू एस। तो इसको यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेट करके, K इंटू एस इंटू एल कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब 250 mm में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये W/2 इंटू K की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 90 डिग्री फेस है ये, तो 0.7। तो K की वैल्यू होगी हमारी 0.7। S क्या है हमारा यहाँ पे, मिनिमम जो हमने लेना है यहाँ पे 5 मिलीमीटर, तो S हो गया हमारा 5 इंटू 250। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके कितना आता है, 1 W की टर्म्स में ही आएगा बेसिकली, 1/2 इंटू 0.7 इंटू 5 इंटू 250, 1750। ठीक है, मतलब हमारा F1 आ गया W/1750। एक चीज तो आ गई भाई हमारी, F1 आ गई। अब बारी आती है F2 की। अब F2 के लिए हमें क्या चाहिए, M चाहिए, I चाहिए और Y चाहिए। तो नाउ मूवमेंट, सबसे पहले मूवमेंट की बारी है। तो मूवमेंट जब हम निकालेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट यहां पे, ठीक है, तो कितना आएगा बेंडिंग मूवमेंट हमारा, W इंटू इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो W इंटू 24 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 240। तो ये कितना आ गया हमारा, 240 W कह दो या फिर W इंटू 240, एक ही बात है। अब बारी आती है हमारी Y की। Y क्या हो गया हमारा, यहां से इसकी न्यूट्रल एक्सिस से बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा, Y। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा Y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब ये डायमेंशन का हाफ, सिमेट्रिक है इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 25/2। अदरवाइज कैलकुलेट भी करना पड़ सकता था, मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी होगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 या फिर 250/2 अगर mm में बात करते हैं तो ये आ गया हमारा 125 mm। Y की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब बारी आती है I की। अब I हमारा क्या होगा, IXX, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर पोर्शन का, रेक्टेंगल है ये हमारा, BD³/12। तो देखो अब इसके अंदर सबसे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को, कि क्यूब कौन से डायमेंशन का करना है। तो क्यूब किस डायमेंशन का करना है, उसके लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो आप IXX निकाल रहे हो सपोज, तो XX एक्सिस जो होगी आपकी वो कौन सी डायमेंशन को क्रॉस करती है, कट करती है। जैसे यहां पे XX एक्सिस ये है, तो ये यहां पे कौन सी एक्सिस, कौन सी डायमेंशन को काटते हुए जा रही है, इस डायमेंशन को 2 हिस्सों में काट दिया इसने, तो इस डायमेंशन का क्यूब हो जाएगा। YY होता तो सपोज ऐसे होती, तो इस डायमेंशन को काटती, इस डायमेंशन को काटती, तो इसकी क्यूब को हम ले लेते, इसका क्यूब कर देते। अब यहां पे इस डायमेंशन को कट कर रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, T थ्रोट थिकनेस एज इट इज इंटू L³/12। लेंथ क्या है, अब यहां पे अब देखो सेम ऐसा ही यहां पे वेल्डिंग आपकी दूसरी साइड भी हो रखी है, तो दूसरी साइड भी हो रखी है, तो क्या करेंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स, तो इंटू 2। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू थ्रोट थिकनेस की वैल्यू K इंटू एस इंटू L, लेंथ कितनी है ये आपकी 250 का क्यूब /12। 2 इंटू K की वैल्यू 0.7 इंटू S, 5 इंटू 250 का क्यूब /12। तो यहां पे हमारी IXX की वैल्यू कितनी आती है, देखो 2 इंटू 0.7 इंटू 5 इंटू 250 का क्यूब /12, यार ये हमारी 911
458 3.33 mm की पावर 4। ये आ गया हमारा IXX। ठीक है, IXX भी निकल गया, Y भी पता चल गया और M भी पता चल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं F2 की वैल्यू। तो देखिए, तो देयरफॉर F2 क्या हो जाएगा, M अपॉन IXX इंटू Y। M कितना था आपका, W इंटू 240, W इंटू 240 अपॉन IXX कितना आया था, 911,458 3.33 इंटू 125 Y की जो वैल्यू है। यहां से आप F2 निकालिए, कितना आएगा, W की टर्म्स में आएगा ये भी आपका। देखो भाई, 240 इंटू 125 डिवाइड बाय 911,458 3.33, 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये हमारा F2 हो गया। क्लियर। अब निकाल देते हैं रिजल्टेंट। तो देयरफॉर रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर सम कर दो भाई, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड टर्म आती ही नहीं है इसके अंदर। F1 स्क्वायर W अपॉन 17 कितना था 50, इसका स्क्वायर प्लस F2 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारी कितनी आती है, देखो W की टर्म्स में ही आएगी ये भी, ये इंटू में W भी आएगा यार यहाँ पे, इंटू W, क्योंकि ये W भी था ना, तो इंटू W भी आएगा यहाँ पे, तो वो मल्टीप्लाई होगा W के साथ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये आप अवॉइड करना। तो ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय W बाहर निकाल लेना, इजी रहेगी कैलकुलेशन। 1750 का होल स्क्वायर प्लस 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर 3.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 3.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 W। ये रिजल्टेंट आ गया। अब हमें पता है कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो किससे कम होनी चाहिए, या किसके बराबर, FS के साथ। ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ है उससे बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो इसको इक्वेट कर देंगे। तो देयरफॉर FR शुड बी लेस देन इक्वल्स टू FS। FR क्या है, 3.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू W इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू कितनी दे रखी है हमें, FS 102.5। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा हमारा 102.5 डिवाइड बाय 3.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो ये आ गया हमारा 102.5 डिवाइड बाय 3.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 30688 इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन अगर निकाल लें तो 1000 से डिवाइड करके 30.68 किलो न्यूटन। ये इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, W शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30.68 किलो न्यूटन। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया भाई। यही वैल्यू हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू मैं W की लगा सकता हूँ इस पर्टिकुलर जॉइंट पर। ठीक है, तो वो हमने देखा यहाँ पे F1, F2 और FR के थ्रू उसको इक्वेट कर दिया FS के साथ में, और वहां से हमें W की वैल्यू मिल गई। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे यार कि आप W मैक्सिमम लोड कितना लगा सकता हूं मैं, या फिर साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो एसेंट्रिसिटी बेस्ड जो होंगे वेल्डिंग के अंदर पूछे जाएंगे। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टील स्ट्रक्चर्स का। कैलकुलेट द साइज ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डेड ब्रैकेट लोडेड एज शोन इन द फिगर। तो अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जैसे बोला था कि साइज ऑफ वेल्ड पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका साइज ऑफ वेल्ड पे आ गया कि आपको साइज ऑफ वेल्ड बताना है कि इस पर्टिकुलर जॉइंट के लिए हमें कितना साइज ऑफ वेल्ड जो है रिक्वायर्ड होगा, ताकि ये पूरा का पूरा हमारा कनेक्शन जो है वो सेफ रहे। ठीक है, फेल ना करे। तो डायमेंशंस या हमें क्या क्या चीजें दी क्या क्या हुई हैं, लोड दे रखा है कि 100,000 न्यूटन का हमारा लोड लग रहा है इसके ऊपर। इसेंट्रिसिटी दी हुई है भाई, सारी हमें लेंथ ऑफ वेल्ड दे रखी है।
तो बेसिकली कनेक्शन हमारा ये किस तरह से है, ये एक प्लेट है हमारी और दूसरी प्लेट ऐसे है, तो ये दोनों प्लेट्स इस तरह से वेल्ड की गई है। एक ये जो वेल्डिंग दिखाई हुई है, ये वेल्डिंग कौन सी है, इधर वाली, और यहाँ पे ये जो वेल्डिंग दिखाई है, ये वेल्डिंग इसके पीछे दिखाई हुई है, तो ये बैक साइड पे जो इसकी वेल्डिंग है, तो चारों तरफ वेल्डिंग इसके की गई है। सीजी हमें यहाँ पे दिया हुआ सिमेट्रिक है हमारा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे देखो भाई, हमें सबसे पहले तो एक चीज ये पता होनी चाहिए कि साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड हमारा कहाँ पे आता है, साइज ऑफ वेल्ड हमने कहाँ पे सुना है भाई, थ्रोट थिकनेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो K इंटू एस हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने साइज ऑफ वेल्ड का मतलब कुछ जिक्र सुना है, तो थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर लूंगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं K इंटू एस से साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये चीज क्लियर, तो ये तो क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। तो थ्रोट थिकनेस कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ पे निकालता हूँ कि इस लोड की वजह से रिजल्टेंट स्ट्रेस कितनी आ रही है, उसको किससे इक्वेट करूंगा, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, एफएस, स्मॉल एफएस 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हम लेके चलते हैं, अगर हमें गिवन ना हो तो। जनरली 108 होती है वैसे, बट हम अपनी सिंपली अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 110 लेके चलते हैं। ठीक है, जो दी हुई है अगर, तो जो दी हुई है वैल्यू वो यूज करेंगे, अदरवाइज 110 यूज कर सकते हैं। तो क्लियर, तो यहां से हमें पता चल गया। अब ये तो पता चल गया कि प्रोसेस क्या फॉलो करना है, कि रिजल्टेंट निकालूंगा और उसको एफएस से इक्वेट कर दूंगा। रिजल्टेंट में वैल्यू हमारी थ्रोट थिकनेस की टर्म्स में आएगी, तो वहां से वैल्यू मिल जाएगी। बट रिजल्टेंट निकालने के लिए भी तो मुझे प्रोसीजर का पता होना चाहिए ना। देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था आउट ऑफ प्लेन इसेंट्रिसिटी का, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का है। इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर वेल्डिंग भी इस प्लेन में है और लोडिंग जो है वो भी इसी प्लेन में है, दोनों सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो प्लेट थी हमारी, इस प्लेट के साथ में ये दूसरी प्लेट कनेक्टेड थी, तो यहां पे हमारी वेल्डिंग की गई है और इसी प्लेट पे हमारा लोड लग रहा है। तो इसी प्लेट पे मतलब इसी प्लेन में वेल्डिंग भी है और इसी प्लेन में लोडिंग भी है, तो ये दोनों एक साथ मतलब इस प्लेन में आप ऐसे देख सकते हो। तो इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का केस है बेसिकली। तो इन प्लेन इसेंट्रिसिटी में हमें पता है बेंडिंग मोमेंट नहीं आता। इन प्लेन इसेंट्रिसिटी में क्या आता है, टॉर्जनल मूवमेंट आता है। ठीक है, तो टॉर्जनल मूवमेंट आता है, तो उसके अंदर F1, F2, Fr कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमें भाई, यहाँ पे गिवन हमें क्या क्या है, लोड दिया हुआ है P 100,000 न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन में लिख लेते हैं इसको, बार बार इतना बड़ी वैल्यू कैलकुलेट लेके चलनी इजी नहीं है, तो आसान रहेगा। 100 किलो न्यूटन हो गया। इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है हमें, 40 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखते हैं तो 400 मिलीमीटर हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ दे रखा है हमें, लेंथ दे रखी है वेल्ड की, तो वो जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पे लिखेंगे उसे। क्लियर, तो अब बात करते हैं हम, ये केस किस चीज का है, इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का। इन प्लेन इसेंट्रिसिटी, तो इन प्लेन इसेंट्रिसिटी का केस है, तो यहां पे जो वैल्यूज लिखेंगे हम F1, F2 की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। F1 जो होता है हमारा, F1 तो बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी ये हमारी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, P डिवाइड बाय A, तो ये तो P डिवाइड बाय A से हम कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा जो F2 लिखा जाता है भाई, F2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर ट्विस्टिंग मोमेंट आता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट नहीं आता, तो ट्विस्टिंग फॉर्मूला से ही निकालेंगे। तो टॉर्जन फॉर्मूला से हमारा कैसे आता है, ये T डिवाइड बाय IZZ इंटू R। IZZ को आप कई बुक्स में J के नाम से भी लिखा हुआ देखोगे, सेम ही फॉर्मूला है। T क्या है हमारा, टॉर्जन, R है रेडियल डिस्टेंस, IZZ क्या है हमारा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम, J से भी डिनोट किया जाता है। तो और बेसिकली Fr जो होगी हमारी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर 2F1 F2 cos थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे। और इसको फिर लास्ट में ये क्या होना चाहिए भाई हमारा, Fr शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Fs। ये पूरा सिंपल सा स्टेप है यार बेसिकली। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का पूछा हो क्वेश्चन हमसे, इन्हीं स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें F1 निकालना है।
तो F1 निकालना है तो देखो भाई, देयरफॉर नाउ F1 क्या होगा, P डिवाइड बाय A। अब P डिवाइड बाय A जब करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इनको अलग अलग वैल्यूज मानते हैं, मतलब अलग अलग पूरी एक 3D मतलब थोड़ा एनलार्ज्ड व्यू देखते हैं इनका, जो वेल्डिंग हमने की है। तो यहाँ पे एक ये है, ठीक है भाई, और एक वेल्डिंग हमने ऐसे करी है, चिपका के नहीं दिखाई मैंने, साथ साथ जैसे ये की गई है मैंने जस्ट यहाँ पे समझने के पर्पज से आप लोगों को दिखा दिया। ये हो गई ये वाली, ठीक है भाई, ये ऐसे और ये पीछे वाली ये इस तरह से हमने यहाँ पे देख ली। तो ये क्या है हमारी, इसकी थिकनेस कितनी होगी, थ्रोट थिकनेस के बराबर T, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी थ्रोट थिकनेस T, और इसकी लेंथ कितनी दिखाई हुई है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, मतलब 300 mm दिखा देते हैं यहाँ पे। ये कितनी है 300 mm, और ये लेंथ कितनी है हमारी 20, मतलब 200 mm, ठीक है भाई। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ये हमने वेल्डिंग दिखा दी जो हमने करी हुई है, इस तरह से ऐसे इसीलिए लिखी है ताकि सॉल्व करते टाइम पे बहुत इजी हमें दिखे, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं तो इजी रहता है हमारे लिए उसको समझना और उसको सॉल्व करना। अगर यहाँ पे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे थोड़ा बड़े व्यू में देखते हो तो आसानी से कर सकते हो। अब इसके अंदर ये कौन सी एक्सिस होगी हमारी, ये है हमारी एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इनका यूज होगा क्योंकि अभी आगे, इसलिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे ये चीज कर ली हमने, तो पहले तो F1 लिखते हैं हम, P डिवाइड बाय एरिया। एरिया कैसे लिखेंगे अब यहाँ पे हम, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, सभी का एरिया ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ, विड्थ तो सबकी क्या है, थ्रोट थिकनेस तो सेम ही है, तो क्या करूँ, लेंथ सबकी ऐड कर दूं, इंटू में थ्रोट थिकनेस कर देता हूँ, सेम रहेगा। हमें वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 100 इंटू 10⁻³ P हमारा 100 किलो न्यूटन था। तो एरिया क्या हो जाएगा, T क्रॉस थ्रोट थिकनेस को मैं T से नोट कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है, इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। अब यहाँ पे दिखा दो ये हमारी क्या है, L1 L2 L3 और ये है हमारी L4, क्लियर। ये हमारा यहाँ पे कहीं CG मिल रहा होगा हमें, ठीक है। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय T इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3, 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200, तो 300 प्लस 300 600 प्लस 200 प्लस 200 400, 600 प्लस 400 1000 आएगा। बट यहाँ पे दिखा देता हूँ यार, बाद में फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 1000 कैसे लिख दिया, प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमारी डायमेंशंस क्या आ गई, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 इंटू T। 1000 से ये 1000 कट गया तो कितना बच गया, 100 डिवाइड बाय T, क्या आ गया हमारा F1। तो F1 तो आ गया भाई यहाँ से हमारा, इजीली आ गया, कोई ज़्यादा दिक्कत हमें मेहनत या कुछ ऐसी चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली आ गया। अब बात आती है हमारी F2 की। तो नाउ F2 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, मतलब टॉर्जन चाहिए, IZ चाहिए और R चाहिए, ये चीज़ें चाहिए अभी हमें। अब सबसे पहले T निकालते हैं। तो टॉर्जन या टॉर्क कितना आएगा हमारा यहाँ पे, लोड इंटू एरिया, सॉरी लोड इंटू डिस्टेंस, तो 100 किलो न्यूटन इंटू 40, मतलब P इंटू E, बेसिकली P इंटू इसेंट्रिसिटी। लोड कितना है यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का, इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी कितनी है 400। तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे, टॉर्जन आ गया हमारा यहाँ पे 400, कितनी जीरो हो गई भाई ये, 4 2 3 2 5 6 7,
तो 40 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, ये हो गया। ठीक है, टी आ गई, टी की वैल्यू। अब बारी आती है हमारी आर की। अब आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस यहां से हमारा रेडियल डिस्टेंस यहां तक का देखो, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस यही होगा, सेम ही रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये रेडियल डिस्टेंस ये हमारा आर है। तो ये कैसे निकाल सकता हूं मैं? ये ट्रायंगल की हेल्प से। ये लेंथ हमारी कितनी होगी भाई? इसकी हाफ होगी इस डायमेंशन की, सीजी सिमेट्रिक है इसलिए सेंटर में ही आएगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 30/2। और ये डायमेंशन इसकी हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 20/2। तो ये होगी 10 सेंटीमीटर और ये होगी हमारी 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम आर के लिए? नाउ रेडियल डिस्टेंस बाय पाइथागोरस। तो आर स्क्वायर, आर या फिर आर क्या कैसे निकाल सकता हूँ मैं? आर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, या 150 कर देते हैं, mm में ही निकाल लेते हैं। 150 स्क्वायर प्लस ये कितना था? 10, तो ये 100 का स्क्वायर। तो ये देखो भाई कितना आता है, √ 150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 50√13, 50√13, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 180.27, 180.3 लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा रेडियल डिस्टेंस आर। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस भी निकल गया भाई। ये कैलकुलेट कर लिया, ये कर लिया। मेन मुद्दा आता है IZZ का, यही सबसे ज्यादा टाइम लेता है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये भी सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो IZZ कैसे कैलकुलेट करते हैं? IZZ का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा? IXX प्लस IYY, ये फॉर्मूला होता है हमारा IZZ कैलकुलेट करने का। तो IXX अलग से कैलकुलेट करेंगे, IYY अलग से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी तक देखो यार, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी आया है, सारी की सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी आएंगी, उसको फिर आगे हम K × S से सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या है? थ्रोट थिकनेस तक पहुंचना है, उसके लिए हमें ये पूरा का पूरा स्टेप जो है पूरी कहानी करनी पड़ेगी। तो नाउ IXX, अब देखो भाई ये मैंने इतना ड्रॉ इसीलिए किया था क्योंकि ये यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब IXX जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो IXX कैलकुलेट करते टाइम ये एक्सिस किसको काट रही है? इसको और इसको, मतलब इनको, तो इनके लिए तो क्या है? ये सिमेट्रिक है, सेंटर से पास कर रही है, मतलब इनकी न्यूट्रल एक्सिस और इसकी न्यूट्रल एक्सिस ये क्या है? और एक्स एक्सिस जो है हमारी, वो दोनों यहीं पे सेम कोलाइड कर रही है, सेम ही एक्सिस है। इनकी भी सेंट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस यहीं आएगी और इसकी भी न्यूट्रल एक्सिस यहीं आएगी। तो इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं यहां पे इसकी बात करता हूं तो मुझे एक्स एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब इस एक्सिस पे। और जब मैं इसकी कैलकुलेट करूंगा BD³/12 करके, तो वो तो कहां निकलेगा मेरा? इसकी अपनी न्यूट्रल एक्सिस पे निकलेगा। ठीक है, मतलब यहां पे निकलेगा वो। सपोज ये कोई भी हमारी x डैश एक्सिस है, तो ये क्या निकलेगा? IX डैश x डैश। ठीक है, या कुछ भी आप यहां पे लगा लो, IA निकलेगा अगर ये AA एक्सिस है तो इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। बट मुझे तो इसके अबाउट चाहिए था, तो यहां से इसको यहां तक शिफ्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहां से यहां पे शिफ्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? IX डैश x डैश प्लस A इंटू वाई बार का स्क्वायर। वाई बार हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा जितने डिस्टेंस से इसको शिफ्ट करना है, मतलब हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इनके लिए सिर्फ, क्योंकि इनकी एक्सिस इस एक्सिस के साथ में कोलाइड नहीं कर रही थी, ये ऊपर नीचे हो गई थी। ऐसे ही जब हम इसकी करेंगे तो इन दोनों के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, BD³/12 सेम इसी एक्सिस पे हमें मिल जाएगा। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे क्यूब किसका करना है वो देखिए, पहले इन दोनों का कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं बिल्कुल।
तो 2 इंटू, अब इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, बी डी क्यूब बाई 12, क्यूब किसका करना है, जिसको ये एक्सिस काटेगी, तो किसको काट रही है, इस डायमेंशन को काट रही है, तो ये कितनी है 300 mm, तो 300 का क्यूब हो जाएगा, तो t इंटू 300 का क्यूब डिवाइड बाय 12, इन दोनों का तो निकल गया भाई ये आई एक्स एक्स, ठीक है, इंटू 2 कर दिया, दोनों का आ गया, प्लस ये ऐसे कर लेते हैं थोड़ा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, प्लस, अब प्लस इन दोनों का भी बच गया था, दोनों का सेम ही आएगा, तो इंटू 2 इसको भी कर देता हूं मैं, प्लस 2 इंटू, अंदर कैसे वैल्यूज लिखेंगे अब ये देखते हैं, तो इसके अंदर किस डायमेंशन को काट रही है, ये इस डायमेंशन को काट रही है, तो ये डायमेंशन क्या है, थ्रोट थिकनेस, तो टी क्यूब होगा यहां पे, इंटू ये डायमेंशन कितनी है 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 12, तो बी डी क्यूब बाय 12 तो हो गया, बट मुझे यहां से यहां पे भी शिफ्ट करना है ये, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस ए इंटू वाई बार का स्क्वायर, ये करना होता है मुझे यहां पे, तो इसको आगे सॉल्व करके लिखते हैं, देयरफॉर आई एक्स एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू टी इंटू 300 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 2 इंटू, इसको इधर नीचे लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू टी क्यूब इंटू 200 डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया, अब इनका एरिया क्या होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, टी इंटू 200, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ये इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पे, तो टी इंटू 200 इसका एरिया हो गया, तो टी इंटू 200 एरिया इंटू वाई बार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का, ये 300 था ना, तो इसका हाफ है 150, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं 150 हो जाएगा, तो इंटू 150 का स्क्वायर, ए इंटू वाई बार का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 2 हमने पहले ही कर दिया था, तो वो दोनों का निकल गया एज इट इज। अब एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यार, थ्रोट थिकनेस खुद ही इतनी कम होती है हमारी कि उसकी अपनी वैल्यू ही बहुत कम, 5 mm, 6 mm, 8 mm इतनी आती है, बाकी वैल्यूज ये 300 mm, 400 mm, 500 mm ऐसे चल रही हैं, और जब छोटी वैल्यू का क्यूब करूंगा मैं तो और छोटा आएगा हमारे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपने कंफर्ट के लिए, अपना काम आसान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूब वाली वैल्यूज को निग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब टी क्यूब को यहाँ पे क्या कर दूंगा, निग्लेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 0 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, बाकी बच गई दूसरी वैल्यू, उनको सॉल्व कर लूंगा अब, तो देयरफॉर आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो 2 इंटू ये सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये प्लस ये पूरा सॉल्व कर लो अब, ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आता है, या एक बार लिख दूं, इसको लिख देता हूं, निगलेक्ट करने के बाद क्या बचा, 2 कॉमन निकाल लो बाहर ही, टी इंटू 300 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस टी इंटू 200 इंटू 150 का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट बच गया है वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, अदरवाइज हो सकता था कि यहाँ पे निगलेक्ट करने के बाद आपको दिक्कत होती कि क्या बचा क्या है, अब तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने लिख ही दिया है। टी को कॉमन निकाल लो भाई बाहर और सॉल्व कर दो इसको पूरा, तो 2 इंटू 2 को बाद में नहीं करेंगे, ठीक है, पहले लिखते हैं 300 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 200 इंटू 150 का स्क्वायर इंटू 2, 135000000 डिवाइड बाय 10⁻6 कर देते हैं, आसान रहेगा, 13.5 इंटू 10⁻6 टी, यह आ गया हमारा आई एक्स एक्स निकल गया। अभी तो देखो सिर्फ आई एक्स एक्स निकला है, अभी आई वाई वाई भी निकालना है,
तो मैंने बोला इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही ऐसी वैल्यू है जिसमें टाइम लगता है। आसान है, टाइम नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी तो इसलिए एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस एरर जो आप कम करके चलना, उनकी मिस्टेक्स जो है एरर की वजह से, क्योंकि आगे का सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो इसलिए 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा देना, बट सही करना, आराम से करना। अब बारी आती है हमारी आई वाई वाई की। नाउ आई वाई वाई, आई वाई वाई कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पे? अब वाई वाई मतलब अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो अब इस एक्सिस के अबाउट जब हम निकालेंगे तो इसका और इसका, इस एक्सिस के अबाउट कोई भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आएगी सेंट्रल या न्यूट्रल एक्सिस इसकी भी, आई वाई वाई एक्सिस जो होगी। तो ये और ये दोनों अब इस बार कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इनमें यहाँ पे और यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाई डैश और ये वाई डैश सपोज, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। और यहाँ पे दिखा देते हैं यार ये भी, ये हमारा क्या है, वाई बार, ये हमारा एक्स बार हो गया, ठीक है। तो ये इतना शिफ्ट ये होगा और इनकी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम पहले किसका लिख लेते हैं, पहले इन्हीं का लिख लेते हैं, इनको शिफ्ट करने की जरूरत तो है नहीं। तो बी डी क्यूब बाय 12 सेम रहेगा फॉर्मूला तो, बट क्यूब किसका होगा, कौन सी डायमेंशन कट रही है इसके अंदर, 200, ठीक है। तो 2 इंटू टी इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 ये हो गया, प्लस 2 इंटू दूसरे बाकी जो दोनों बच गए, प्लस 2 इंटू बी डी क्यूब बाय 12। अब इसके अंदर कौन सी डायमेंशन कट रही है यहाँ पे, टी, तो टी क्यूब इंटू ये कितनी है 300, 300 डिवाइड बाय 12 प्लस ए इंटू वाई बार का स्क्वायर, एरिया क्या होगा टी इंटू 300 प्लस टी इंटू 300 इंटू एक्स बार, सॉरी ए इंटू एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो एक्स बार ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10 या 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे अब, ठीक है। और ये 2 हमारा इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से अब टी क्यूब वाली टर्म्स जो है वो हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ये वाली तो टर्म क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो बाकी बचा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आई वाई वाई क्या आएगा, ठीक है, इसको अब मैं एज इट इज सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे। ये हमारा बच गया 2 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 300 इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। 7333333.3 आ रहा है, इंटू टी भी आएगा ये यहाँ पे। तो डिवाइड बाय 10⁻6 कर देते हैं यार, आसान करते हैं इसको। तो 7.33 इंटू 10⁻6 इंटू टी, ये हमारा आई वाई वाई आ चुका है। आई एक्स एक्स आ गया, आई वाई वाई आ गया। तो आई जेड जेड कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या था 13.5 इंटू 10⁻6t, ये क्या है 7.33 इंटू 10⁻6t। ऐड कर देते हैं 13.5 प्लस 7.33 इंटू 10⁻6t, कॉमन ले लिया हमने, वो बाहर हो गया। तो ये कितना आएगा 13.5 प्लस 7.33 20.83 20.83 इंटू 10⁻6t हमारा यहाँ पे आई जेड जेड आ गया। इसकी हमें ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा।
यहाँ तक इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लो भाई अभी एक बार जल्दी से, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। IZZ आ चुका है, अब बारी है हमारी F2 कैलकुलेट करने की। तो अब इसको यहां से कर देते हैं, R की जरूरत हमें पड़ सकती है तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं एक दो हम, जो हमें जरूरत पड़ सकती है। R हमारा क्या है 50√13, या फिर इसको, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोनों वैल्यूज क्योंकि अगर अपनी उसके कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे, जो अगर 50√3 अगर ये यहाँ पे कुछ कट रहा होगा तो इसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज 180.3 कर लेंगे। और IZZ हमारा कितना है 20.83 × 10⁻60। और इसके अलावा हमने क्या किया था कैलकुलेट, Y किया हुआ है 125, सॉरी R तो हमने कर लिया ना, T किया हुआ है, सॉरी T किया था हमने 40 × 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं बची। F1 किया हुआ है 100/T, 100/T। तो अब इरेज कर सकते हैं इसको हम। अब बारी आती है हमारी F2 कैलकुलेट करने की। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है यार, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो बस आप लोगों को प्रोसेस पता होना चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देयरफॉर F2 इक्वल्स टू T/IZZ इंटू R। T कितना है 40 × 10⁻6 इंटू R कितना है 180.3 अपॉन IZZ कितना है 20.83 इंटू 10⁻60। ये तो कट ही गया यहाँ से भाई। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो कि F2 कितना आता है इन टर्म्स ऑफ T। 40 × 180.3 डिवाइड बाय 20.83, 346.23, 346.23 डिवाइड बाय T, ये आ गया हमारा F2। अब FR, उससे पहले क्या करना है, कोस थीटा भी चाहिए होगा हमें FR के लिए। तो कोस थीटा हमें यहाँ से ये जो थीटा है ये निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा जो होगा वो कैसे निकलेगा, एंड कोस थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, ये वाला 15 मतलब 150 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब R क्या होगा यहाँ पे, कितना निकाला था 180.3, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर FR क्या होगा √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, ये हमारा FR हो गया भाई। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर FR इक्वल्स टू F1², F1 क्या था हमारा भाई, क्या कैलकुलेट किया था हमने 100/T, 100/T इसका स्क्वायर प्लस F2 क्या है, F2 क्या था, ये रहा 346.23 डिवाइड बाय T, इसका स्क्वायर प्लस 2 × 100/T इंटू 346.23 डिवाइड बाय T इंटू cos थीटा 150/180.3।
सारा अंडर रूट में ये, तो सॉल्व करो एफ आर यहाँ से कितना आता है, टी बाहर निकाल लो भाई, तो टी मतलब टी स्क्वायर अंदर कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकालोगे तो टी आ जाएगा, अंदर जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 100 का स्क्वायर प्लस 346.23 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 346.23 इंटू 150 डिवाइड बाई 180.3 432.9 मतलब 433 कर दें, 433 डिवाइड बाई टी, यहां से हमारा रिजल्टेंट जो है इतना आ गया है। अब रिजल्टेंट हमें पता है कितना होना चाहिए, एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ एस। एफ एस क्या होता है 110 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो 433 अपॉन टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 110, तो टी शुड बी, ये उधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 433 डिवाइड बाई 110, तो टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया ये 433 डिवाइड बाई 110 3.93 mm, लेकिन हमें तो साइज ऑफ वेल्ड चाहिए था, तो टी क्या होता है K इंटू एस, तो ये कितना है 3.93 इक्वल्स टू K क्या हो जाएगा 0.7 इंटू एस, तो देयर फॉर एस इक्वल्स टू 3.93 डिवाइड बाई 0.7, तो ये कितना आ रहा है 5.62 mm। साइज ऑफ वेल्ड हमारा 5.62 mm होना चाहिए कम से कम, तो इसको कितना प्रोवाइड कर देंगे हम, तो S शुड बी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 6 mm, तो ये हम प्रोवाइड कर देते हैं भाई, ठीक है 6 mm का हम प्रोवाइड कर देंगे, यही हमें यहाँ पे पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यार क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं था, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल भी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, स्टेप्स आपको बिल्कुल सारे याद हैं, इजी स्टेप्स हैं, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करना, इसके अलावा बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।